बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, सबसे पहले मेटल्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है एज पर दी केमिस्ट्री। मेटल्स केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस नहीं है जो हार्ड है, या वो सब्सटेंस नहीं है जो लस्टरस है, या वो सब्सटेंस नहीं है जो मीलिएबल है या डक्टाइल है। बेसिकली केमिस्ट्री मेटल्स की डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरीके से बोलती है। केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर नंबर है। तो अपन कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां लेते हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ये इस तरफ तो मैंने सारे के सारे मेटल्स ले लिए, और इस तरफ सारे मैंने क्या ले लिए, नॉन मेटल्स के। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, सोडियम को अगर बांटोगे तो 11, ये 12, ये 13, ये होता है 7, ये होता है 17 और ये होता है 8। ये बेसिकली इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। इसको तुम बांटोगे तो होगा 2 8 1, इसको बांटोगे तो 2 8 2, इसको बांटोगे तो 2 8 3, इसको बांटोगे तो होगा 2 5, इसको 2 8 7 और इसको 2 6। ये तो हमने इनका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब अगर देखोगे इसको बैलेंस होने के लिए, स्टेबल होने के लिए -1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। इसको स्टेबल होने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। इसको स्टेबल होने के लिए -3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। नॉन मेटल्स में इनको +3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, इनको +1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और इनको +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन ये कह रही है कि मेटल्स जितने भी, तीनों ही मेटल्स हैं, और दुनिया का कोई भी मेटल आ जाए हमेशा वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है? लूज करता है। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो मेटल्स की यही डेफिनेशन बनती है कि a metal is an element in a chemistry which always loses electron, and a non-metal is an element in the chemistry which always gains electron. अब अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट लूज कर रहा है तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज आता है जो कि आता है पॉजिटिव। जो लूज करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यानी इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम बोल सकते हैं इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा है। तो इनके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज आता है। सेम अगर इसमें देखोगे तो इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी प्रोटॉन की संख्या कम है, तो इसके ऊपर आता है N3-, ये इसका चार्ज होता है। इसका चार्ज होता है Cl-, और इसका चार्ज होता है O2-। तो ये जो चार्जेस आए, बेसिकली चार्जेस इसलिए आते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट या तो लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आता है बेसिकली हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। साथ में इसका एक और नाम होता है कैटायन। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और कैटायन। साथ में इनको, इन तीनों को हम साथ में बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, और इसका साथ में दूसरा नाम होता है एनायन। तो ये है आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक डेफिनेशन कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है। एक मेटल वो एलिमेंट है जो बेसिकली लूज कर रहा है और उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। नॉन मेटल वो है जो गेन कर रहा है बट उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि a metal is an element which always loses electron and have positive charge on it. A non-metal is an element which always gains electron but having negative charge on it. All the metals are called as electropositive, whereas all the non-metals are called as electronegative in nature, which always loses electron and have positive charge on it. ये इसके मेटल्स की एक फुल फ्लेजेड डेफिनेशन। और नॉन मेटल्स की क्या हो रही है? ऑल दोज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ये होती है इसकी डेफिनेशन। चलो अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होती तो 10-12 है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांसेस होगा जब वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, यानी वो ऐसा बोल दे कि राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ऐसा ना के बराबर चांस। हाँ, वो इसमें से घुमाएगा जरूर। देखो, इसका घुमाने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड, यस और नो, और एक्सप्लेन विथ रीजन। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब आधे बच्चे सोचेंगे हाँ सही है, तो वो फिर एक्सप्लेन नहीं, बट उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। वैसे ही बोल देगा, ऑल दी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डू यू एग्री? तो फिर आपको बताना पड़ेगा वन ऑफ द नॉन मेटल ग्रेफाइट, और मैं आपको और भी बताऊंगा, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट नहीं लिखना है, इसके अंदर एक और वर्ड आएगा, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन की फैमिली का, या कार्बन के अंदर पढ़ोगे कि 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, तो वहां पर इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहले 10 प्रॉपर्टीज है, हम उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल दी नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, ऑल दी नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कि क्या होता है, लिक्विड। अच्छा, यहाँ पर एक्यू लिखा है मैंने, क्या मतलब है एक्यू का? एक्वस। ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा सीबीएसई है तो अपन जितनी बारीकों से चीजें देखते रहेंगे उतना क्लियर होगा कि ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। पहला, all the metals are hard except sodium and potassium। सोडियम ऐसा मेटल होता है जिसको तुम इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, यानी बहुत इजीली कट हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, all the metals are solids except mercury, all the metals are hard except sodium। Third property, all the metal can convert it into wires called as ductility, all the metal can convert into sheets called as malleability। वापस 4 प्रॉपर्टी। पहला, all the metals are solids except mercury, all the metals are except all the metal can convert into wires called as ductility, all the metals can convert into sheets called as malleability। 5वीं प्रॉपर्टी, ऑल दी मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर बेस्ट होता है सिल्वर, बेस्ट, बट उसके अंदर सिल्वर को हम यूज नहीं कर पाते, महंगा है, ये भी इसका पता होना चाहिए। तो हम ज्यादातर क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर। करने चाहिए सिल्वर, बट ज्यादातर यूज हो, मतलब करना चाहिए सिल्वर, बट होता कॉपर है चीप वजह से। तो ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छठा, ऑल दी मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब तुम आयरन को जलाओगे, आयरन बहुत बढ़िया मेटल होता है, जब उसको जलाओगे तुम तो जलने में उसको बहुत टाइम लगेगा, इतना तेज होता है। वही नॉन मेटल बहुत जल्दी जल जाता है। हाइड्रोजन गैस 0.1 सेकेंड लेती है, पॉप साउंड देती है बहुत जल्दी, तो ये बहुत जल्दी, कार्बन, जो कार्बन से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये है कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत टाइम बाद ये जलना चालू होता है। तो ये 6 पॉइंट होते हैं। पहला, ऑल दी मेटल्स आर solid except mercury, all the metals are hard except all the metals can convert into wires called as ductility, all the metal can convert into sheets called as malleability, all the metals are good conductor of electricity, all the metal are having high melting and high boiling point। 7वां, all the metals are lustrous, समझ लो lustrous, shiny, all the metals are sonorous यानी उनमें से क्या आएगी, आवाज आएगी। 9 पॉइंट, ऑल दी मेटल्स आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपकी बुक में नहीं है, 8th क्लास की प्रॉपर्टी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि एक लोहे के अंदर, एक मेटल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। जैसे रेलवे ब्रिजेस मेटल्स की बनती है, रेल का इतना सारा वजन होता है तो वो उसके ऊपर आराम से बैलेंस हो सकता है, इतनी तेज होती है। अंबानी का घर पूरा नीचे वो में, हाँ, तो वो बेटर। अब जैसे बुर्ज खलीफा की जो नींव रखी गई है ना, वो अंदर मेटल्स पाई है। ऐसा ही जो भी ब्रिज, तुम्हारे घर जो होते हैं बेसिकली सरिये से बनते हैं, उसके अंदर पहले सरिया डाला जाता है, क्योंकि सरिया एक मेटल है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और लास्ट एग्जांपल डाल देना 2-3, आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो डाल। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। 10 प्रॉपर्टी। पहली, all the metals are solid except mercury, all the metals are hard except all the metal can convert into wires called as ductility, all the metal can convert into sheets called as malleability, all the metals are good conductor of electricity, all the metal are having high melting and
high polyimide. All the metals are lustrous. All the metals are having high tensile strength. And example, iron, copper, sodium, जो भी डाल दो तुम्हारे ऊपर, मेटल्स के ऊपर. देखो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो देखिए जस्ट अपोजिट है. वो हार्ड है तो ये सॉफ्ट है, वो सॉलिड है तो ये ज्यादातर गैसेस और लिक्विड के फॉर्म में रहता है. उनकी डक्टिलिटी है, मेलिएबिलिटी है तो इनकी नॉन डक्टिलिटी है, सोनोरस नहीं है, लस्टरस नहीं है. बट नॉन मेटल के एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा, वो अपने को देखने पड़ेंगे. जैसे ऑल द मेटल्स आर लिक्विड्स, सॉरी ऑल द नॉन मेटल्स आर लिक्विड्स एंड गैसेस. बट एक आधी एक्सेप्शन. कौन एक्सेप्शन? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके? सॉलिड होते हैं. ठीक है. दूसरा, all the non-metals are soft except diamond. Diamond इस दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है. दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है डायमंड. जब कांच की कटाई करनी होती है ना, कांच को काटना रहता है तो हम डायमंड यूज करते हैं, इतना तेज होता है. थर्ड, ये दोनों ही नहीं है, हाँ, मतलब नॉन डक्टाइल है और नॉन मेलिएबल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है. प्लस नॉन सोनोरस है, नॉन लस्टरस है. एक्सेप्ट लस्टरस में आप डाल सकते हो आयोडीन. हार्डेस्ट में डायमंड डाल दिया, डायमंड भी डाल सकते हो, बट एक डल गया तो इसलिए. इसके अंदर एक और था ब्रोमीन. ब्रोमाइन भी एक नॉन मेटल है, मुझे लिक्विड दिखाया है, लिक्विड है ना ब्रोमाइन. याद नहीं आ रहा है. ब्रोमाइन इज अ लिक्विड मेटल. ये भी एक. और क्या बचा इसके अंदर? सोलर हो गया, ये हो गया. हाँ, गुड कंडक्टर. ऑल आर बैड कंडक्टर बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये ग्रेफाइट के ब्रैकेट में आपकी कॉपी में ही लिख देना कि इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. बता दो ये क्या होता है. चाहो तो डायमंड के ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ठीक है. शिक्स हो गया, वेरिएबल हो गया, हाई मेल्टिंग. ये एक्सेप्शंस की बात है. बेसिकली ऑल द नॉन मेटल्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स. सब अपोजिट होता है. ये लिक्विड गैसेस होते हैं बट इनके सॉलिड गैसेस होते हैं. इनके अंदर एक्सेप्शन है ब्रोमीन. ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड मेटल है. डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है. सारे सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है. नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टरस. बट इसके अंदर एक लस्टरस है, वो है आयोडीन. आयोडीन अगर मैं आपको बताऊं, आयोडीन से एक एसिड भी बनता है, HI. इसका एक एसिड रहता है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है. एक और हो सकता, एक एसिड वाले लिख लेना. ब्रोमीन से एक एसिड बनता है, इसको बोलते हैं HBr. HRI यानी वो मासूम आ रहा है. तो HBr एक एसिड रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमिक एसिड. ये भी एक चीज रहती है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमिक एसिड. सिर्फ बता रहा हूं, अगर कभी हुआ कहीं से भी क्वेश्चन बनता हो तो ये बस मैंने लिखवा दिया. अब यहां पर एक चीज समझना, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है. अब जब कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, ये 4th चैप्टर, तो दूसरे तीसरी क्लास में हम बताते हैं कार्बन के 3 फैमिली मेंबर्स हैं. यानी कार्बन की 3 ऐसे बोल सकते हो बेटे. उनमें से पहला बेटा कहलाता है ग्रेफाइट, दूसरा बेटा कहलाता है डायमंड, तीसरा बेटा कहलाता है फ्लोरेंस. इसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं, आप पढ़ोगे वहां. तो ये जो तीनों ही होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बट इसके अंदर डायमंड भी नॉन मेटल है और डायमंड भी बैड कंडक्टर है. फ्लोरेंस भी नॉन मेटल है, फ्लोरेंस भी बैड कंडक्टर है. बट ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो आपका नॉन मेटल होते हुए एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. अब अगर इसको लिखने को आए तो इसको लिखते कैसे? अगर वो बोले कि ऑल दी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन, तो आप लिखोगे कैसे इसको? Yes, all the non-metals are bad conductor of electricity as they do not pass the electricity from them. But there is an exception which is the allotrop of carbon. ये वर्ड लिख के आना. क्या होगा? आप मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ उसको चौथे चैप्टर की भी जानकारी दे रहे हो कि हाँ हमने पढ़ा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है ग्रेफाइट. तो आप लिख के आना विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कॉल्ड एज ग्रेफाइट विच कैन इजीली पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट. तो ये इस तरीके से आपको लिख के आना पड़ेगा. ग्रेफाइट तो लिख के आओगे बट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन लिख के आओगे तो वाटर पोजीशन रहती है उसकी. ठीक है, ये हो गया आपका नॉन मेटल, एक्टिव होता है.
मेटल्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी तो यानी वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं वो अपन ने देख लिया, सोनोरस हो गए, लस्टरस, गुड कंडक्टर वगैरह वगैरह। बट केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये कि जब आप उन्हें केमिकल्स के साथ मिलाओगे, किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स करोगे, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब आप रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जब भी वर्ड आता है ना, तो ऑक्सीजन वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। यानी जब भी लिखा हो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो उसके दो मतलब है। या तो आप उसको जला रहे हैं, जलाने को कंबस्शन बोलते हैं, कंबस्शन में बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज बस उसको तुमने रख दिया है और एयर में ऑक्सीजन है, तो ये दो चीजें होती है। तो यहां पर हम बेसिकली वो रखने वाला काम है कि मैंने एक मेटल को यहां पर रख दिया, सालों तक रख दिया, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं होता, सालों तक रख दिया। और सालों तक रखने के बाद वो मेटल में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक जंग लगने दिखेगी आपको। जैसे जो भी घर में मेटल्स होते हैं, अलमारी वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो हर मेटल में कुछ समय बाद, शुरुआत में नहीं लगती है बट कुछ समय बाद एक जंग लग जाती है। और इस जंग को कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन। जंग को कोरोजन बोलते हैं। यही जंग अगर आयरन पे लगी, Fe पे लगी, तो इस जंग का नाम बदल के रस्टिंग कर दिया जाता है। ओवरऑल जंग को हम कोरोजन बोलते हैं, बट यही जंग अगर आयरन पे लग जाती है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एक चीज समझना। अब अगर यहां पर मैं एक मेटल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आयरन ही ले लिया, इंपॉर्टेंट मेटल है, Fe के ऊपर सबसे ज्यादा जंग लगती है। Fe को मैं किसके साथ मिक्स कर रहा हूं? O2 के साथ। हमेशा याद रखना, जितनी भी गैसेस होती है वो हमेशा 2 में लिखी जाती है, मॉलिक्यूल में लिखी जाती है। अब जब आप इसको मिक्स कर रहा होगे, Fe की वैलेंसी होती है 3, O की वैलेंसी होती है 2, तो बेसिकली आपका कंपाउंड बनेगा Fe2O3। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ज्यादातर फेरस भी यूज होता है, तो इसलिए एक तो ये बनाया मैंने। मान लेते हैं सोडियम बनाते हैं, सोडियम के साथ मैंने बनाया Na की वैलेंसी होती है 1, O की वैलेंसी होती है 2, तो आपका बनेगा Na2O। इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम ऑक्साइड। एक और ले लेते हैं लास्ट, Mg। Mg के साथ अब Mg की वैलेंसी होती है 2, आपका बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझना। इसके अंदर 4 इंटेक्स क्वेश्चन दिख रहे हैं यहां पर, 4 इंटेक्स क्वेश्चन। चीजों को समझना, ये सिर्फ सिंपली वो चीज नहीं लिखी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए, जब कोई मेटल की बात हो रही है, नॉन मेटल की भी बात नहीं हो रही, जब कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा वो ऑक्साइड बनाता है। वो कोई भी मेटल हो सकता है। Fe एक मेटल है तो ये बना रहा है मेटल ऑक्साइड, सोडियम मेटल है मेटल ऑक्साइड, Mg मेटल है मेटल ऑक्साइड। अब यहां पर बन रहा है फेरस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब मेटल्स के ऑक्साइड्स। और इन ऑक्साइड्स में खास बात होती है, जब आप ये आयरन का ऑक्साइड बनेगा, यानी आयरन के ऊपर जंग लग जाएगी, बेसिकली आयरन के ऊपर जंग लगती है तो कौन सा कलर देखने को मिलता है? रेडिश ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट एक इंटेक्स क्वेश्चन कि हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा, यहां पर रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। और अब मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूं, ये रिएक्शन कौन सी है? टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ये रिएक्शन कौन सी है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल्दी उधर चले जाओ, 2 मिनट आ रहा हूं, 5 मिनट रुक जाओ। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट ये मात्र कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, मात्र कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। अब इसी के अंदर अगर ऑक्सीडेशन है तो अब इसके अंदर और चीजें हो जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। किसके अंदर ऑक्सीजन आया? Fe। तो बेसिकली Fe यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान से समझना, ये रिएक्शन कौन सी थी? कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन कम्स। अब Fe के ऊपर ऑक्सीजन आया है तो इसलिए Fe यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, Fe यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर बोर्ड का पेपर बनाता
मैं आपको बस एक इक्वेशन देता और उसके लिए मैं 5 क्वेश्चन पूछता। यहाँ पर इतना प्यारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझना। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा, सॉल्ट को हटाओ, एसिड बेस की बात करते हैं। अगर हम बात करें कुछ चुनिंदा एसिड्स की, एसिड्स के अंदर हमने 3 एसिड पढ़े, HCl, HNO3 और H2SO4। हमने बोला था कि एसिड वो होता है जिसके अंदर H+ आते हैं। और एक और बात करी जाए बेसिस की, तो हमने पढ़ा था KOH, NaOH, MgOH होल 12। और क्या बोला था जिसके अंदर क्या है, OH माइनस। बट सिर्फ OH माइनस नहीं, साथ में क्या लगा होना चाहिए, मेटल। मेटल लगा होगा तभी जाकर वो बेस है। ऐसे तो मैं बोलूं COH भी बेस होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोक्साइड, पर ये नहीं होता क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो ये घुमाने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। वो तुमको बोल देगा, मैं बनाता हूं एक क्वेश्चन, तुम्हें बताता हूं। मान लो उसने बोला नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये उसने बोल दिया। और आप वहां पर अंधा भरोसा करोगे, मैं बता रहा हूं ना, 99% बच्चे गलती करते हैं। उनका हमेशा माइंड एक ही जगह दिखता है कि OH आ गया मतलब वो बेस है ही है, गारंटी है। पर ऐसा होता ही नहीं है। उसके साथ लगने वाला मेटल भी तो होना चाहिए। मेटल है क्या उसके साथ, नहीं, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन कहां से मेटल होने लगा? तो ये चीज याद रखना, हमेशा OH लगे और वो बेस हो ऐसा नहीं है, साथ में मेटल होगा तभी जाकर वो बेस कहलाता। क्योंकि मेटल ही एक ऐसा सब्सटेंस है, अभी पहले लेक्चर में अभी बताया मैंने कि मेटल इज अ सब्सटेंस व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो मेटल ही एक लौटा ऐसा बनता है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन को बेसिकली इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। नॉन मेटल की एक डेफिनेशन है ना, व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो गेन्स करने के लिए कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो उसे दे। अब ये तो हो गए एसिड और बेसिस, बट इसी के अंदर मैं हमेशा एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने 10 बार बोली होगी ये लाइन, ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स आर, हमेशा ये लाइन याद रखना। ये जितने भी बने सब क्या बने हमारे, मेटल ऑक्साइड्स है ना, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो ये बेसिकली ये तीनों ही मेरे क्या कहलाएंगे, बेसिस। ये इंपॉर्टेंट चीज और ये इंटेक्स क्वेश्चन कि जब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, पहले तो मेटल के ऊपर ऑक्सीजन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, प्लस आयरन के ऊपर कलर डेवलप होता है रेडिश ब्राउन। साथ में आप देखोगे कि Fe यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। और ये जितने भी बने हमारे सारे क्या कहलाते हैं, बेसिस। अब अगर ये बेसिस है, ऑल दी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, so all the non-metals are non-metal oxides are acids। यानी एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर एक और चीज ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर बेसिस में आपके सारे मेटल ऑक्साइड्स आ जाएंगे, चाहे वो Na2O हो, CaO हो, MgO या Al2O3 हो, ये सारे के सारे बेसिस कहलाते हैं, सारे के सारे। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिकली जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, NO2, SO2, ये सारे मेरे क्या होते हैं, एसिड्स। क्या होते हैं, सारे के सारे एसिड्स। अब इनके अंदर एक और इंटेक्स क्वेश्चन जोड़ता हूं मैं, यहां जो तीनों मैंने इधर लिख रहा हूं, 3 नॉन मेटल ऑक्साइड लिख रहा हूं मैं। अभी मेटल का हैंडआउट आएगा ना तो तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं 3 नॉन मेटल ऑक्साइड्स लिखता हूं यहां पर। पहला मैं यहां पर लिखता हूं CO2, सेकंड में लिखता हूं NO2, थर्ड में लिखता हूं SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्योंकि ये एसिड्स है, बेसिकली इनसे एक एसिड बनना चाहिए, तो इनसे जो एसिड्स बनते हैं वो भी याद करो। CO2 से बनता है H2CO3, NO2 से कौन सा बनना चाहिए, एसिड है, एसिड HNO3, SO2 से H2SO4। ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड कहां यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये इंटेक्स क्वेश्चन, ये कार्बोनिक एसिड आपको कहां देखने को मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये इंटेक्स क्वेश्चन हो गया। प्लस
एक और जोड़ता हूं इसके अंदर ही। इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एक और भी है HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग। वीक कौन है? क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन आ गया। मैंने बताया था जिसके अंदर कार्बन आ जाए इज वीक एसिड। एक और वीक एसिड होता है, इसका नाम होता है CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये भी एक एसिड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या है? एक वीक एसिड। ये देखो कितने इंटेक्स क्वेश्चन बता मैंने। एक और बताता हूं, जब आप कॉपर को, ध्यान समझना, जब आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर की एक लेयर बनेगी जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये भी क्या है? बेस्ड कॉपर के ऊपर एक कलर आता है, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन आता है। किसी को पता है कॉपर के ऊपर क्या कलर देखने को मिलता है? वो तो जलाने पे मिलता है, ग्रीन। एक कलर होता है ग्रीन। आप कभी भी कॉपर की अंगूठी पहन के देखना, कॉपर की अंगूठी पहन के देखोगे तो उंगलियों में ग्रीन कलर आने लगता है, तो ये होता है इसका। और इस पर्टिकुलर आयरन को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पूरा लिख लेना, लिख लिया तो बेटर, क्योंकि बहुत सही काम हो जाएगा। ये बहुत तगड़े नोट्स है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, अभी अभी पूरे बनाते जा रहा हूं तुम्हारे ऊपर। और ये बोला ही था कि केमिस्ट्री लिंक चलेगी, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड। कार्बन को हटा दो, कार्बन में लिंक नहीं मिलेगा, तुमको कम मिलेगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, आपको ही बोलना है। सबसे पहले कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बेसिकली वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। एंड ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर, whereas all the non-metal oxides are acids. CO2 से कौन सा एसिड बनता है? H2CO3। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, जो क्या कहां पर यूज होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। NO2 से कौन सा बनता है? HNO3। कौन सा एसिड? नाइट्रिक। SO2 से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक और चीज बता देता हूं यहां पर, NO2 और SO2 यानी HNO3, सॉरी, ये दोनों ही हमारे कौन सा एसिड हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। और ये वाला कौन सा एसिड है? वीक एसिड, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहा है? बेसिकली कार्बन। चलो इसको एसिड बेस से लिंक कर देते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका पीएच क्या होता है? 0 से 3.5। और जितने भी वीक एसिड्स होते हैं 3.5 से 7। जैसा जैसा पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे एसिड कम होगा, यानी कम पीएच ज्यादा एसिड। 0 पे सबसे ज्यादा एसिड मिलता है आपको, तो ये एसिडिक एसिड इसको बोलते हो कि वीक एसिड होता है। और जब आयरन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है तो कौन से कलर बनता है? रेडिश ब्राउन। कॉपर के ऊपर जब लेयर चढ़ती है तो वो ग्रीन। और जब ये आयरन पे ऑक्साइड चढ़ता है तो रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन यानी किसका आ जाना? ऑक्सीजन का। और F यहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और जब आयरन में ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो ऑप्शन 4 ही आते हैं। हाँ, तो वो फिर बोथ ए एंड बी होगा उसके अंदर, यानी फिर एक ऑप्शन ही नहीं होगा, ऐसा होगा। ये नोट कर लो जरा। एक मेटल लेते हैं सोडियम, साथ में रिएक्ट करवाते हैं H2O। एक मेटल लेते हैं Mg मैं बोला था यार H2O, दो ही लेते हैं। यहां पर आपका बन जाएगा NaOH और यहां बन जाएगा MgOH, साथ में H2 गैस, H2 निकलती है। सोडियम और पोटेशियम, ध्यान से सुनना है, जब कभी भी सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा व्हेनेवर एनी मेटल रिएक्ट विद वाटर, हमेशा वो साथ में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, बट मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। अगर यहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखे KNa, अभी इतने लिख रहा हूं मैं, नीचे वाला अभी इतने। अगर इनमें देखा जाए कि जो टॉप के दो है पोटेशियम सोडियम, ये टॉप रिएक्टिविटी में आते हैं। जब कभी भी वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, ध्यान से समझना, सोडियम की 3 एक्सेप्शन है अभी। पहला एक्सेप्शन वो सॉफ्ट होता है, उसको इजीली कट किया जा सकता है। दूसरा, जब कभी भी वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी,
एक्सोथर्मिक यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। जब कभी भी सोडियम को हम पानी में डालते हैं, एक ब्लास्ट होता है, एक पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब ये ब्लास्ट बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट निकलती है, एंडोथर्मिक वो होती है जहां पर हीट हम देते हैं, इवॉल्व करवाते हैं। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन। और सोडियम को ही जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी अगर मैं एक सोडियम मेटल लेके आया यहां पर और मैंने उसको ऐसे हाथ में रख लिया है, सिर्फ मेरे हाथ में वो सोडियम मेटल पड़ा हुआ, वो फिर भी रिएक्ट करना चालू होगा और एकदम से हाईली गर्म हो जाएगा। अगर ये याद नहीं हो कि जब मैं सोडियम को हाथ में रखूंगा वो एकदम मेरा हाथ गर्म होने लग जाएगा, इतना तेज रिएक्ट करता है। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बना था पिछले साल कि सोडियम और पोटेशियम दोनों, सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है, अगर ये आप एटमॉस्फेयर में निकालोगे इसको, यानी आप जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट होगा। ऑयल के अंदर ये बेसिकली सही रहेगा, ऑयल के अंदर इसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा। जब जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो दिक्कत ये है कि बहुत जल्दी ब्लास्ट होना चालू हो जाता है। तो याद रखना, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि किसके साथ रिएक्ट ना करे, किसके साथ रिएक्ट नहीं करे? ऑक्सीजन। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक, एकदम बहुत गर्म रिएक्शन हो जाती है। और एक दो, ये दोनों ही क्या है? एसिड या बेसिस? बेसिस, क्योंकि इनमें क्या है? OH भी है और प्लस क्या भी है? मेटल्स भी है। एक और चीज, जब आप Ca को, कैल्शियम को आप बनाते हो, वो बेसिकली बनता है CaOH होल ट्वाइस और H2। ये एक और ये दो, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही वाटर के अंदर आपको फ्लोट होते हुए दिखेंगे। ये वाटर के अंदर फ्लोट होते हुए इसलिए भी दिखेंगे क्योंकि साथ में कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन गैस बेसिकली हम रिलीज आउट नहीं कर रहे, यानी हमने ओपन करके नहीं रखा है कि वो बाहर चले जाए, हम इसको अभी उसके अंदर ही रख रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होना चालू हो जाएंगे। अब ये बबल्स क्या होते हैं ये भी बताता हूं मैं। अगर याद हो, एक एक्सपेरिमेंट किया था अपन ने, पेंसिल की 2 रॉड्स ली थी और उसको इलेक्ट्रिसिटी से बनवाया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं वाटर को तोड़ के बताऊंगा H2 और O2 में। अगर याद, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ज्यादा बड़ा नहीं था। उसको देखने के लिए पेंसिल पे हल्के हल्के बबल्स आ रहे थे, तो बेसिकली एक हाइड्रोजन की बबल्स होते हैं। तो इन दोनों को, ये दोनों जब भी रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन की गैस फॉर्म होती है, और हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होने की वजह से ये दोनों ही वाटर पे फ्लोट करते हैं, सिंक नहीं होते, फ्लोट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लस अगर आप एल्यूमिनियम Fe, एल्यूमिनियम और फेरस यानी आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये ओवरऑल वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं करते। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि पोटेशियम सोडियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए बताया कि बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है सोडियम को, बहुत जल्दी, यानी 1 से 2 सेकंड के अंदर सोडियम ब्लास्ट हो जाता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। पोटेशियम का भी सेम खेल है, बट कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि मिडिल रिएक्टिव में हम बोल सकते हैं। ये ओवरऑल रिएक्ट करना ही नहीं चाहते वाटर के साथ, चाहे वो गर्म पानी हो या चाहे वो ठंडा पानी। ये बेसिकली ये तीनों पता है कब रिएक्ट करते हैं? जब वाटर नहीं हो। वाटर किस फॉर्म में हो? स्टीम के फॉर्म में हो। स्टीम यानी बेसिकली वो भाप के फॉर्म में हो या वेपर्स के फॉर्म में हो, तब जाकर ये रिएक्ट करेंगे कहीं जाकर, क्योंकि वाटर की स्टेट बदल दी अपन ने। पहले वही वाटर लिक्विड वाटर था, अब एक 3 तरह के पानी हो गए, कोल्ड वाटर, लिक्विड, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और ये स्टीम वाटर। तीनों की स्टेट्स बदल दी गई। कोल्ड वाटर नॉर्मल, हॉट वाटर में होता है पार्टिकल्स को जब आप जलाते हो, यानी पानी को जब आप बॉईल करते हो तो बेसिकली क्या होता है, पानी के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स वाइब्रेट करना चालू करते हैं, और वाइब्रेट करते करते वो दूर भागना चालू होते हैं। ये हॉट वाटर की खास बात होती है। और ये स्टीम वाटर यानी बॉईल तो किया और ज्यादा लेवल से किया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर के साथ। ये है इसके अंदर कि जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, और एक कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कैसा होगा? बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी ब्लास्ट होगा। वही सोडियम और पोटेशियम को कहां पर रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में, ताकि किससे रिएक्ट ना करे? ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट ना करे।
ये क्वेश्चन आएगा, हैंडआउट में 2 बार डलवाया है। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो तुमने उसको निकाला बाहर ऑक्सीजन में तो वो बेसिकली पता है क्या करेगा, सोडियम O के साथ रिएक्ट करते हुए बना लेगा NaOH, सॉरी Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है बहुत जल्दी गर्म होता है, ये बना लेगा अगर उसको तुमने ऑक्सीजन के सप्लाई में रखा। इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ये बाहर जाके रिएक्ट ना करे। और ऊपर से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब ये बनते हैं, ये वाटर के ऊपर क्या करते हुए दिखते हैं, फ्लो। रीजन है इसके पीछे, हाइड्रोजन के क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं, और ये बबल्स मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर ये इंडेक्स क्वेश्चन है जो बता दिया। और हाँ, नीचे वाले जो है कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये तो ओवरऑल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं। कैसे, क्यों नहीं करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट? लीस्ट रिएक्टिव है। अगर मैं Ag प्लस H2O करूं, क्या AgH को लात मार पाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा, बट वहां पर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये जरा लिख लो जल्दी से। 2-3 इंडेक्स क्वेश्चन देखो। Zn लेना जिंक, इसको रिएक्ट करवाओ H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल या डबल? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कौन डिस्प्लेस हो रहा है? और कर कौन रहा है? Zn। ये भी बता दो। एक और कौन सा ले लिया मैंने? एक बार Cl Na के साथ HCl ले लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। ऊपर वाली रिएक्शन तो फिर वो तो ऑक्सीडेशन भी होगी ना? ऑक्सीडेशन, हाँ कह सकते हो। Zn में SO बोल सकते हो ऑक्सीडेशन, बट ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइज का सल्फर के साथ है ना, इसलिए उसको ज्यादा लिखने नहीं कर रहा है। तो ये भी एक हो गया, ठीक है। इसके अंदर ठीक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर एक चीज याद रखना, Cu प्लस H2SO4 क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल व्हिच कांट बी डिस्प्लेस्ड एज H2। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा घुमा फिरा के। और एक और चीज, गोल्ड और सिल्वर, और एक और ले लो प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को शायद PLC लिखते हैं, PLC लिखते हैं ना, हाँ, क्योंकि P से फास्फोरस होता है। तो Ag, गोल्ड और सिल्वर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये तीनों ही एसिड के साथ कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि H को लात मार ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हमको अगर गोल्ड और सिल्वर को पिघलाना होगा, यानी हम उनमें मेल्ट करना होगा, तो वो रिएक्ट तो हो नहीं रहे, इसलिए 2 एसिड को मिक्स करते हैं। और वो 2 एसिड होते हैं, एक एसिड होता है आपका HCl एंड सेकेंड होता है आपका HNO3। अब ये क्यों 2 लिए? HCl माइल्ड एसिड है, माइल्ड यानी थोड़ा धीमा एसिड है, HNO3 फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अब H2SO बोल लेते तो वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और एक पर्टिकुलर रेशियो में, वो रेशियो क्या होता है? 3:1, यानी एक पर्टिकुलर कंटेनर में 30, मान लो 100 लीटर तुमने ऐसा एसिड बनाना है, 100 लीटर, तो उसमें से 75 लीटर HCl लोगे और 25 लीटर क्या लोगे? HN लोगे। ये वही फिनोटाइपिक रेशियो है उसका, 3:1। तो जब भी आप किसी 2 एसिड को मिलाते हो, ध्यान समझना, जब आप किसी 2 एसिड को मिलाते हो, क्यों मिला रहे? क्योंकि हमें इनको रिएक्ट करवाना है, प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। Whenever 2 acids are mixed together in a certain proportion to dissolve the least reactive metal are called as aqua regia। इसका एक और नाम होता है रॉयल वाटर। जब किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत आसान रिएक्शन होती है। C को O2 के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा? ये ऐसा नहीं C+O2 CO2 होता है, ये वैलेंसी नहीं खेल है। C की 4 होती है, O की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे C2O4 बनता है, वो 2 से ही कट जाता है, इसलिए CO2 होता है। तो ये CO2 हो गया एक, N प्लस O2 क्या बनेगा? NO3। वैसे NO3 में बनता है नाइट्रेट, S प्लस O2 SO2। और ये बेसिकली तीनों ही, अच्छा कौन सी रिएक्शन है?
कॉम्बिनेशन प्लस ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। और उस सेकेंड वाली में Na प्लस सॉरी सोडियम नाइट्रोजन। कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर ये देखिए, ये सारे क्या है? मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड? नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एसिड्स। इससे कौन सा एसिड बनेगा? CO2 से कार्बोनिक एसिड, इससे नाइट्रिक एसिड, इससे सल्फ्यूरिक एसिड। और SO2 में ही एक और चीज बता देता हूं, जब ये SO2 ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, जब इसमें रेन वाटर मिल जाता है, ध्यान समझना, ये रेन वाटर है और ये चिमनियां इंडस्ट्रीज से निकला हुआ गैस है, तो बेसिकली एक एसिड बनता है H2SO4। और ये कौन सी चीज कहलाती है? एसिड रेन। और इससे इंपैक्ट किसको होता है? ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स को, और ज्यादातर इसमें फिर प्लांट्स भी बोल सकते हो या एक्वेटिक एनिमल्स, ये रहता है इसके अंदर। और एक और रिएक्शन देख लो, तो ज्यादा नहीं, रिएक्शन विथ वाटर प्लस एसिड, साथ में ले लो। कोई भी मेटल नॉन मेटल लो, H2O या C प्लस H2SO4। आप बताओ क्या CH को लात मार पाएगा यहाँ पर? या C यहाँ पर H को लात मार पाएगा? नहीं। यानी यहाँ पर नॉन मेटल कभी भी वाटर और एसिड्स के साथ क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते। ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये नो रिएक्शन। ठीक, इसके अंदर अब केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, एक रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं बस, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक। बोलो भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में पहला कौन आएगा? के, Ca, Mg, Fe, Pb, H, Cu, Ag, ठीक है। ये क्या है? नाम पोटेशियम, फिर फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और इसके अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस होते जाती है। हायर रिएक्टिव ये माने जाते हैं सबसे ज्यादा, ये लिख लेना भले, ये हायर रिएक्टिव मेटल्स है। अच्छा, वो Hg रह गया ना, मर्क्यूरी।